नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान की क्लास 10th की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें देखिए आपकी जो हिंदी के जो पेपर हैं उसमें आपसे एक अपठित काव्यांश पूछा जाता है। तो इसमें देखिए आपके दो अपठित काव्यांश दिए जाते हैं, दोनों में से आपको एक जो है काव्यांश करना होता है और उसमें जो है आपके क्या दिए जाते हैं, उसमें क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं। अब देखिए अपठित काव्यांश का मतलब ये होता है कि यानी कि जो आपकी किताब से नहीं आता है, ठीक है, या फिर आपने नहीं पढ़ा हो तो उसमें जो है आपका जो नॉलेज है वो आपको यूज करनी पड़ती है, यानी कि आप जो है शब्दों के बारे में कितना जानते हैं या इन कविताओं के बारे में कितना जानते हैं। उसके बाद ही पहले तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को अच्छी तरह से जो है पढ़ लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम जो है देखेंगे कि ये क्वेश्चन है किस लाइन से जो है ये क्वेश्चन उठाया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर हम इसको करेंगे। जैसे हम पद्यांश करते हैं या पैसेज करते हैं तो उसमें तो हम क्या कर देते हैं कि डायरेक्ट जो है जैसे क्वेश्चन पूछा और कहीं पर वो लाइन लिखी हुई है तो उसको हम ऐसे कैसे ही लिख देते हैं। लेकिन इसमें जो है हम ऐसे कैसे इसको नहीं लिख सकते, इसका थोड़ा सा हिंदी रूपांतरण जो है यानी कि एक तरह से व्याख्या टाइप में उस क्वेश्चन को हमें करना होगा, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और इसका अर्थ क्या होगा। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही ये लाइन लिख दी और आंसर लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। काव्यांश में आपको क्या करना पड़ता है, उसमें जो है आपको अर्थ लिखना पड़ता है कि ये अर्थ इसमें जो है बोला गया है। तो हम यहाँ पर देखिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो कुछ काव्यांश है, जो अपठित काव्यांश है उसको हमने यहाँ पर लिया है। तो यानी कि जहाँ तक संभव है इनमें से आपके जो है एग्जाम में जो है पूछा जाएगा। तो दो आएंगे, दो में से कम एक तो आपका ये आ ही जाएगा। तो देखिए सबसे पहला हमारा कि फूलों की राह पुरानी है, सूलों की राह नई साथी, सुमनों के पथ पर चरणों के कितने ही चिन्ह पड़े होंगे, लालायत फिर भी चलने को कितने ही चरण खड़े होंगे। देखिए इस तरह से आपको ये पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपसे जो है इसमें शीर्षक का जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें लगभग जो है 4 या 6 क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएंगे, या तो 4 क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर जो है 6 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखिए पहला है इसमें प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। ठीक है, तो शीर्षक क्या है यहाँ पर, नई राह या जीवन की नई राह। ये तो हम इसमें देखेंगे, जैसे यहाँ पर बता रखा है नई राह, तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फूल जो है किसका प्रतीक है। अब ये हम इसका अर्थ समझेंगे। तो देखिए जो फूल है वो सुंदर कल्पनाओं का प्रतीक है, क्लियर। इसके बाद है गेल अछूती से क्या तात्पर्य है। तो देखिए जिस मार्ग पर आज तक कोई नहीं गया हो अर्थात नहीं चला हो। इसके बाद है जो लहू सींच कर बढ़ते हैं किसके लिए जो है कहा गया है। देखिए जो पराक्रम से साहस दिखाते हैं उनके लिए ये बात जो है कही गई है। और अगला है कूच करना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो कूच का मतलब होता है प्रस्थान करना या रवाना हो जाना। इसके बाद अगला पद्यांश है, अगला काव्यांश है, रणभेरी सुन कह विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे हाथों में कुमकुम थाल लिए, कुछ जल कण ढुलक रहे होंगे कर्तव्य प्रेम की उलझन में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, वेदी पर बेटा महाकाल जब नर बलि चढ़ा रहा होगा। तो इस तरह से ये आपको पढ़ लेना है। और इसका जो शीर्षक है वो क्या होगा, शीर्षक होगा पथ भूल न जाना पथिक या पथिक का कर्तव्य बोध। अगला क्वेश्चन इसमें है कि कुछ जल कण ढुलक रहे होंगे पंक्ति में किसके लिए कहा गया है। यानी कि माँ बहन पत्नी आदि परिवारजनों के लिए जो है कहा गया है। इसके बाद है पथ भूल न जाना पति कहीं, पंक्ति में जो है पथिक कौन है। तो पति क्या है, वीर सैनिक को जो है यहाँ पर पथिक कहा गया है। इसके बाद है पल भर भी पड़ असमंजस में, पंक्ति में असमंजस का जो है क्या अर्थ है। तो देखिए असमंजस का जो अर्थ है कसम कसमें होना अर्थात दुविधाग्रस्त होना। अगला है कि सैनिक क्यों असमंजस में जो है हो सकता है। तो इसका आंसर है कि सैनिक निजी स्वार्थों के कारण असमंजस की स्थिति में आ सकता है। अगला है कि भारत माँ आहुति क्यों मांगती है। तो देखिए स्वतंत्रता की ज्वाला हेतु माँ जो है आहुति मांगती है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। अगला है हमारा कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा वह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुम यादु योगी सा बना दृष्टिगत होता है, किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यो त्याग किए। तो इस तरह से ये आपका रहेगा। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, उचित शीर्षक आपको लिखना है। तो उचित शीर्षक जो है इसका क्या होगा, पंचवटी या तपस्वी लक्ष्मण। इसके बाद इसका क्वेश्चन है कि जबकि भुवन बरसोता है, पंक्ति में भुवन का अर्थ क्या है। तो देखिए भुवन का अर्थ होता है संपूर्ण संसार।
इसके बाद है तीन लोक की लक्ष्मी ने यह, जिसमें लक्ष्मी किसे कहा गया है। तो देखिए तीन लोक की जो लक्ष्मी अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी सीता को कहा गया है। अगला है विजन देश है, निशा शेष है। पंक्ति में विजन से क्या आश्चर्य है, जो है देखिए पंक्ति में विजन शब्द का आशय वन प्रदेश अथवा जनहीन क्षेत्र से है। पंचवटी में कुटिया क्यों बनाई गई थी, तो देखिए पंचवटी में राम लक्ष्मण सीता सहित निवास कर रहे थे, इसलिए जो है कुटिया बनाई गई थी। जाग रहा वह कौन धुरंधर, पंक्ति में धुरंधर कौन है, तो पंक्ति में जो धुरंधर है वो किसको, लक्ष्मण को कहा गया है। अगला है हमारा पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गनहर मिलेंगे, हे अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित, हे अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। तो देखिए इसमें है उपयुक्त काव्यांश को जी सी तक तो जो है पथ की पहचान क्लियर। इसके बाद बटोही किसे कहा गया है, तो देखिए बटोही जो है रागीर या पथिक को कहा गया है। अगला है उपयुक्त काव्य पद्यांश में कुसुम का पर्याय शब्द कौन सा जो है प्रयुक्त हुआ है, तो कुसुम का जो है सुमन जो है पर्यायवाची जो शब्द है वो यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन इसमें कि उपयुक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शब्दी का जो है प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर देखिए लक्षणा शब्द शब्दी का जो है प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों के शेर का भावार्थ बताइए, तो यह है कि जीवन में कभी भी दुखी रूपी कांटे जो है मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवन में क्या अनिश्चित है, तो देखिए जीवन में कभी भी सुख दुख आ सकते हैं, अर्थात कभी खुशी तो कभी गम का आगमन हो सकता है, यह जो है अनिश्चित है। इसके बाद अगला है हमारा उठे राष्ट्र तेरे खंडों पर बड़े प्रगति के प्रांगण में, तो इसको आप पूरा पढ़ लेना। और इसका जो शीर्षक है वो है देश के पराक्रमी नवयुवक या देश की युवा शक्ति। अगला है तरुण किसकी रक्षा का व्रत ले, तो तरुण जो है देश धर्म मर्यादा की रक्षा का व्रत ले। अगला है क्वेश्चन इसमें अपनी अविचल गति से चलकर, पंक्ति में अविचल गति से जो है क्या तात्पर्य है, तो देखिए युवा नियंत्रण न खोए, नियंत्रण में रहकर जो है गति को तीव्र करें। अगला क्वेश्चन है कवि राष्ट्र को किसके द्वारा किस प्रांगण में जो है पहुंचाना चाहता है, तो देखिए कवि राष्ट्र को युवाओं के शौर्य के द्वारा विकास के प्रांगण में जो है पहुंचाना चाहता है। अगला क्वेश्चन है देश के नवयुवकों के प्राणों में जोश से क्या परिणाम जो है निकलते हैं, तो देखिए देश के नवयुवकों के प्राणों के जोश से देश लहराते हैं, अर्थात हरे भरे एवं खुशहाल हो जाते हैं। अगला है कवि ने कायर की क्या विशेषता जो है बताई है, तो देखिए कवि ने झुकना रुकना एवं छिपना जो है कायर की विशेषता बताइए। एक आपका अगला लास्ट है कि इस समाधि में छुपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता दिव्य आरती फेरी, यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। तो इसमें देखिए इसमें जो है शीर्षक पूछा जाएगा, शीर्षक है झांसी की रानी की समाधि अथवा लक्ष्मीबाई की समाधि का महत्व है। दूसरा क्वेश्चन है कि रानी की समाधि को किसका जो प्रतीक है वो बताया गया है, तो देखिए रानी की समाधि को जो है स्वतंत्रता एवं वीरता का प्रतीक बताया गया है। अगला क्वेश्चन है वीरों का मान सम्मान कब बढ़ जाता है, तो इसका आंसर है वीरों का मान सम्मान युद्ध में प्राणों की आहुति देने पर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है समाधि में किसकी राख की ढेरी छिपी हुई है उसकी विशेषता बताइए, तो देखिए समाधि में लक्ष्मीबाई की राख छिपी हुई है, इसमें मर्दानी वीरबाला स्वतंत्रता की आशा किरण आदि जो है विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है रानी से अधिक समाधि क्यों प्रिय क्यों कहा गया है, देखिए क्योंकि इसमें स्वतंत्रता की आशा की चिंगारियां जो है विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है रानी की समाधि से सुंदर अन्य समाधियों के गुण कौन गाते हैं, देखिए रानी की समाधि से सुंदर अन्य समाधियों के गुण रात्रि में सुदूर जीव जंतु जो है गाते हैं। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थी हमने 5-6 आपके जो है मोस्ट काव्यांश लिए हैं, इनमें से देखो आपको एग्जाम में मिल जाएगा। हाँ ये आपके ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके चेंज भी किए जा सकते हैं, बाकी तो आपके क्वेश्चन यही दे देंगे वो। तो इस तरह से आपको ये काव्यांश का आंसर करना होता है, यानी कि आपको सबसे पहले काव्यांश को पूरा पढ़ना है, अच्छे से समझना है कि किसके बारे में ये जो है कहा गया है, उसके बाद ही आपको जो है उचित उसका शीर्षक देना है।
और शीर्षक जो है ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 1 या 2 या 3 शब्दों में जो है आपका शीर्षक जो है लिख देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक लाइन का शीर्षक लिख दिया। शीर्षक का मतलब होता है टाइटल, यानी कि किसके बारे में वो लिखा गया है। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये काव्यास करने हैं।